तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास है और इसमें हम मार्च महीना यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मार्च का ये हमारा थर्ड वाला वीक होगा, थर्ड वीक का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। क्लास के बाद आपको क्विज मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां पे जाके इसकी प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, क्या है? अभी हाल ही में महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अभी अस्मिता नाम से एक लोन योजना भी किस बैंक ने शुरू की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। योजना का नाम याद रखेंगे, क्या है? अस्मिता है। तो इस योजना में क्या होगा, जो महिला उद्यमी होती है, जो महिला एंटरप्रेन्योर होती है, उनको बिना गारंटी के कम ब्याज में लोन दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। एसबीआई की स्टैटिक अगर हम देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में, मुंबई में मुख्यालय मिल जाएगा। नए अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे आप, CS शेट्टी या चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। टैगलाइन जरूर याद रखें, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। एक बार एग्जाम में इससे संबंधित ये प्रश्न और आया था, श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जरूर याद रखें बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कि SBI यूं मत समझना कि SBI ने पहली बार फ्लोटिंग ATM यहीं पे लॉन्च किया था डल झील में, ऐसा नहीं है। SBI इससे पहले तैरता हुआ ATM अपना लॉन्च कर चुका है केरल में 2004 में। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था प्रतिबिंब पोर्टल, एप्स एंड पोर्टल से ये प्रश्न है, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा साइबर क्राइम से, साइबर अपराध से। तो प्रतिबिंब ये एक ऐसा पोर्टल है, इसको तैयार किया किसने? अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसको तैयार किया है। क्या काम करेगा? साइबर अपराधों को रोकने का काम करेगा। ये साइबर अपराधियों को उनकी जो रियल टाइम में ट्रैक कर सकेगा, जिससे साइबर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। और इसी से एक प्रश्न मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे और बताया था कि भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग का भी 68वें सत्र का 68th सेशन का अध्यक्ष भी चुना गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करेगा। तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इस एक प्रश्न में मैंने आपको 2 प्रश्न करवा दिए थे, ये वाला और ये वाला दोनों अलग है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एपिडा ने आहार 2025 के 39th एडिशन का आयोजन कहाँ पे किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। कौन सा एडिशन है ये जरूर याद रखना, 39th नंबर का एडिशन है। आयोजन किया एपिडा ने। एपिडा की फुल फॉर्म देखें, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अंग्रेजी में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसी ने अभी आहार 2025 के 39th एडिशन का आयोजन किया। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक, जिसका नाम पयोधी है, ये कहां पर अभी लॉन्च किया गया? ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है, एम्स दिल्ली में। तो अभी एम्स दिल्ली ने ही पयोधी नाम से मानव दूध बैंक को अभी शुरू किया है। तो ये कैसे काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा? जो बच्चे गंभीर रूप से बीमार रहते हैं या जिन बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है या जन्म के समय उनकी माताओं का निधन हो जाता है, तो यहाँ से उनको जो पौष्टिककृत, जो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत के समान है, तो वो अमृत के समान दूध इनको मिल सकेगा, जो इनको बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा, इनकी भूख को मिटाएगा। क्योंकि छोटे से बच्चे के लिए, नवजात के लिए, उसको भूख की मिटाने का एक ही साधन है माँ का दूध। उसके अंदर जो बीमारियों से लड़ने में जो मदद करता है वो है माँ का दूध। तो इसका नाम याद रखना आप, पयोधी। किसने शुरू किया? एम्स दिल्ली ने। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये नया दिवस है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा ने अभी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, इंटरनेशनल होप डे को कब मनाने की घोषणा की है। हर साल हम इसे 12 जुलाई को मनाएंगे, ये आप ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहली बार मनाना शुरू करेंगे अब से। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि वैसे आप जानते हो इसे विश्व की लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन अभी इसके जो 79th सेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या है? फिलेमोन यांग उनका नाम है। और अगर पूछे ना किस देश के हैं तो याद जरूर रखना, कैमरून देश के। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, देशों के नाम पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये मॉरिशस में किया गया। और आपको पता है भी मॉरिशस बहुत चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि अभी इसने, एक तो याद रखना कि 12 मार्च 2025 को अपना 57वां नंबर का राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। जब मोदी जी वहां गए थे तो इन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान उनको दिया था। तो उसी दौरान
मोदी जी ने और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन, नवीन राम गुलाम, उन दोनों ने मिलकर के मॉरिशस में एक स्थान है रेडविट नाम से, वहां पर ही अटल बिहारी जी के नाम पर एक लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया इन्होंने। तो ये मॉरिशस में हुआ है। अटल जी के नाम पे 2-3 बातें मैंने आपको और बताई थी। एक तो लखनऊ स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया, जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर है। उसके अलावा इनकी जयंती होती है 25 दिसंबर को, जिसे हम किसके रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में। अब मॉरिशस है, एक बार बहुत न्यूज में है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमारा प्यारा भारत हो गया, ये यहाँ पे आपको मॉरिशस मिल जाएगा। कैपिटल होती है पोर्ट लुइस, करेंसी मॉरिशियन रूपी, प्रेसिडेंट धर्म गोकुल है और नवीन राम गुलाम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति जो नाम है रोड्रिगो डुटर्टे, उनका संबंध किस देश से है, तो आंसर होगा फिलीपींस। तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका जरूर याद रखना, स्थापना होता है 2002 में, हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड में। तो अभी इन्होंने वारंट जारी किया था गिरफ्तारी का इनके खिलाफ और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया, तो जब ये फिलीपींस के 2011 से लेकर 2019 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस दौरान ड्रग्स के विरुद्ध अभियान इन्होंने चलाए और उसमें हजारों लोगों की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो मानवता के विरुद्ध अपराध मामलों के कारण उनके खिलाफ ये गिरफ्तारी का वारंट इन्होंने जारी किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने और अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनका नाम न्यूज में है, रोड्रिगो डुटर्टे इनका नाम है। ठीक है, इसके स्टैटिक भी याद रखना। फिलीपींस न्यूज में है तो उसके भी स्टैटिक में आपको दिखा दूं। मैप में देखो, ये रहा फिलीपींस, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर। मनीला इसकी कैपिटल होती है, फिलीपींस पीसो है। और मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मिल जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल इसने हमसे खरीदी है। ये सारी बातें ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, भी कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र जिसका नाम क्लीन्स इन्होंने रखा है, इसको शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया इन्होंने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद के साथ। मतलब क्या हो गया, मतलब इसमें ये दोनों मिलकर के ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ कोयले के उपयोग को सक्षम बनाएगी। मतलब कोयले का उपयोग भी करना है और कार्बन उत्सर्जन भी कम से कम हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहां पर, आईआईटी हैदराबाद याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भैया गर्रीमेला बालकृष्ण प्रसाद का भी निधन हो गया, वे क्या थे, तो वे शास्त्रीय गायक थे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, गर्रीमेला बालकृष्ण प्रसाद। वे कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अस्थाना विद्वान यानी कि दरबारी संगीतकार भी थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। जब ये मैं नाम पढ़ता हूं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की, तो मुझे एक नाम और याद आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम। क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तक थी और इनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी वो। 2016 में उनको पद्म विभूषण मिला था। उनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, ए पैशन फॉर डांस है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मशाल वाहक उनको कहा जाता है। तो इनसे संबंधित ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है वो डिटेल्ड में आती है। उसके बाद वीकली और मंथली जो मैं आपकी लेता हूँ वो बिल्कुल क्रिस्पी क्लास लेता हूं। उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कंसीडर करता हूं और उनसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। आप नोटिस भी करेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो न्यू है आप नोटिस कर लेना, आपको 2-4 क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मेरा पैटर्न क्या है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना और उसमें भी अगर उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है तो वो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न तो हमारा इनसे था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये अलग से नाम बताया, अलग से बता रहा हूं। इसका मतलब कोई ना कोई खास बात है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न कि अभी होला मोहल्ला त्योहार ये कहां पर मनाया गया, तो पंजाब में मनाया जाता है। आपको पता है होला मोहल्ला त्योहार, ये आप कह सकते हो सिख समुदायों का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। और इस त्योहार की शुरुआत सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने ही 1701 में आनंदपुर साहिब में इसकी शुरुआत की थी। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक बार एसएससी में ये प्रश्न आ चुका है। देखो, फिर अगले में दिवस वाला प्रश्न पूछ रहे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार इसको 1983 में मनाया गया था। थीम भी है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल।
अच्छा, इसी तरह से भारत में हम नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी मनाते हैं, वो हम याद रखना 24 दिसंबर को मनाते हैं। ये वर्ल्ड में, ये नेशनल में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसे, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना, किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक। और अभी से यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। क्यों चुना गया? इसकी दो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, प्रवाह नाम से और सारथी नाम से इसने शुरू की थी, और उसी के लिए इसको ये सम्मान मिला है। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं। सारथी पहल की बात करें, ये जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? आरबीआई के जो कर्मचारी हैं उनको जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा कर सके, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। और प्रवाह जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था मई 2024 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना। जब ये प्रश्न डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने बताया था, तो फिर कमेंट में एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि उनके कोई एग्जाम उन्होंने बताया था कि उस एग्जाम में अभी कुछ समय पहले ही ये प्रश्न आया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आपके भी एग्जाम में आ सकती है। अब तो वैसे भी ये न्यूज में आ गया, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। बाकी आरबीआई की बात है तो इसकी स्टैटिक जरूर देखेंगे। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, मुंबई में मुख्यालय है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। गवर्नर वर्तमान में नए बन गए हैं, ये नए वाले हैं, याद रखना 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख है। ठीक है, याद रखने। अगला देखते हैं। और ये प्रश्न भी अच्छा है प्रश्न कि अभी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है, ये किस राज्य में है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये अगर स्टैटिक प्रश्न आपके आ जाए तो यूं मत समझना यही क्यों पूछा, क्योंकि ये न्यूज में है। स्टैटिक प्रश्न आप मान के चलो ऐसे ही आते हैं। अगर कोई भी स्टैटिक प्रश्न आ रहा है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो वहीं से एग्जामिनर ने चुपके से उसे निकाल लिया और स्टैटिक बना के पूछ लिया। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब ये चर्चा में क्यों है? एक्चुअली में अभी यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, या ऐसे आप संभावित सूची बोल दो या अस्थायी सूची बोल दो, इसमें भी भारत की 6 नई संपत्तियों को शामिल किया है। और इसके बाद आप देखोगे तो भारत से यूनेस्को की इस अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई। एक तो ये पॉइंट याद रखना। एक्चुअली में होता क्या है, अब जब भी यूनेस्को की जो बैठक होगी वहां पे अगर भारत से किसी स्थल को यूनेस्को की जो स्थायी सूची आप बोल सकते हो या विश्व धरोहर सूची में जब भी भारत से किसी भी स्थल को शामिल किया जाएगा, तो वो स्थल कहां से होगा? इन्हीं टेंटेटिव लिस्ट में से, संभावित सूचियों में से चुना जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं सूचियों में अभी ये 6 को और जोड़ दिया गया है। वो 6 एक बार मैं आपको बता दूं। एक तो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ से है। एक ये भी याद रखना, मुदुमल मेगालिथिक मैनहर तेलंगाना में है। अशोकन शिलालेख स्थल कई राज्यों में है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश उड़ीसा में है। गुप्त मंदिर कई राज्यों में है। बुंदेलों के महल व किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। वैसे आप जानते हो अभी वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत से कितने हैं? 43 स्थल है, और जिसमें से 35 तो सांस्कृतिक है, कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। अच्छा, आप यूं बता दो 43rd नंबर का कौन सा है, किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। तो अगले में पूछ रहे अभी आत्मा वाली आत्मा नहीं, ये है आत्मा ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मतलब जो भी टायर कंपनियां हैं भारत में, उनका एक संघ है, एक संगठन है। और उसी का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुण माम्मेन को। और ये भाई साहब कौन है? तो एमआरएफ जो टायर कंपनी है उसके ये वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, तो अरुण माम्मेन आप याद रखना। अभी यूरोग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने थे, तो ये भी टायर कंपनी न्यूज में थी। और वैसे आपको पता होना चाहिए भारत का पहला टायर पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला भी एक अपॉइंटमेंट है, वैसे इतना खास तो नहीं है ये प्रश्न, फिर भी एक बार वन लाइनर में देख लेना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष अभी कौन बन गए हैं? एन गणपति सुब्रमण्यम बन गए। ऑप्शन जरूर रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से ज्यादा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तुहिन कांत पांडे अभी सेबी के ये नए अध्यक्ष बने 11वें नंबर के। एन नारायणन ये इसरो के अभी नए अध्यक्ष बने 11वें नंबर के। और काश पटेल ये अमेरिका में एफबीआई के नए डायरेक्टर 9 नंबर के डायरेक्टर बने हैं, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की घोषणा भी किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। अभी मध्य प्रदेश में बजट पेश किया गया था और वहीं पे
मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है यानी कि बीपीएल के अंदर आते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का ओवरऑल पैकेज इसमें दिया जाएगा। इसके लिए बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। तो योजना याद रखना कहाँ की, मध्य प्रदेश की। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड ने जीत लिया है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अभी हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का अभी 2025 में इसका 15वां संस्करण हुआ, मार्च में हुआ था। कहाँ पे, पंचकुला हरियाणा में। जीत लिया है झारखंड ने, हरा दिया है हरियाणा को। आयोजन करता है हॉकी इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी 15th एडिशन हुआ, कहाँ पे हुआ, किसने जीता, किसको हराया, ये 3-4 पॉइंट याद रखना, और कौन सा खेल है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी आरबीआई ने जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2025 मनाया, उसकी थीम क्या है। देखो, दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ये वीक मनाया कब, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो 10 से लेके 16 मार्च को ये मनाया इन्होंने भी। थीम क्या है, थीम है इंडिया पेज डिजिटली। इसी तरह से आरबीआई एक और सप्ताह मनाता है, वीक मनाता है, जिसे आप फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में जानते हो। और ये इन्होंने कब मनाया था, 24 से लेकर 28 फरवरी को। और उसकी भी थीम बता दूं मैं आपको, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। ये दोनों याद रखना। बाकी आरबीआई के बारे में आपको पीछे बता ही चुका हूं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को शुरू किया, तो इसको राजस्थान ने शुरू किया है। तो राजस्थान ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को शुरू किया। क्या उद्देश्य है, क्या होगा इसमें, तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चे जो होंगे वो राजस्थान पुलिस के साथी बनेंगे। 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के आधार पर उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। पुलिस उनको ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने 2.67 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। सिंपल से याद रखना, योजना कौन सी और किसने शुरू की, राजस्थान ने। पर देख लो, अगले में पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 16 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 16 मार्च को ये दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, और इसी के साथ पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। इसीलिए 16 मार्च को चुना गया है इस दिवस को मनाने के लिए। आपको पता है वैसे 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे याद रखेंगे। इसी तरह से एक विश्व टीकाकरण दिवस भी होता है, जिसे आप वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे या वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे बोल सकते हो। ये 10 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है वो 24 से लेकर 30 अप्रैल तक होता है। तो ये भी तीनों पॉइंट याद रखना। अगला देखते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में यहां से डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट आने वाला है, तो ध्यान से सुनना। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया, आप सबको पता है, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। सारे पॉइंट्स अब हम देखने वाले। मुंबई प्रीमियर लीग इस बार इसका तीसरा संस्करण था। अभी 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये हुआ। ये 4 स्थानों में हुआ भारत में, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में। और इसको जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार जीता है, और किसको हराया, दिल्ली कैपिटल। देखो, इसके अभी तक 3 संस्करण हुए। पहला वाला 2023 में हुआ था, उसको भी मुंबई इंडियंस ने जीता था पहली बार, तो इसीलिए अब दूसरी बार हमने बोला। तब भी दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा था। दूसरी बार 2024 में आरसीबी ने जीता, तब भी दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा, और तीसरी बार भी ये उप विजेता रहा है। बाकी बात करेंगे ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ऑरेंज कैप उनको दी जाती है। देखो ऐसे याद रखा करो, ऑरेंज में ये आ रहा है ना रन, तो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं ऑरेंज कैप, नेट साइवर ब्रेट को मिला, मुंबई इंडियंस की है। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेती है, एमिलिया केर, मुंबई इंडियंस की है। पार्टनर स्पॉन्सर टाटा है, टाटा आईपीएल, टाटा डब्ल्यूपीएल बोलते हैं। बल्कि और हम देखें तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अमनजोत कौर चुनी गई, एमआई की है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नेट साइवर, एमआई की है। फेयर प्ले अवार्ड ये गुजरात जायंट्स को मिला है। ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी अच्छा सा प्रश्न बनता है कि डब्ल्यूपीएल के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली अभी खिलाड़ी कौन बन गई, तो नेट साइवर। तीनों डब्ल्यूपीएल में आप देखोगे 29 मैचेस इन्होंने खेले और टोटल 1027 रन बनाए। तो ये हमने देखा 2025 में डब्ल्यूपीएल का तीसरा संस्करण। अभी आईपीएल होंगे तब भी हम देखेंगे, आईपीएल का भी 18वां संस्करण होगा, उसमें कौन जीतता है कौन हारता है वो बात हम उसमें करेंगे, तब भी मैं ये पॉइंट आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी, देखो कि भारत किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई। तो ये डेटा 2024 का है। 2024 के लिए हम बात कर रहे हैं कि दुबई में जितना भी निवेश आया है, जितना भी एफडीआई आया, उसमें भारत 21.5% के साथ टॉप पर है। और इस तरह से अमेरिका, फ्रांस, यूके को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। एफडीआई मतलब समझ में आता है ना, जैसे ये भारत है,
ये भारत नहीं है, भारत ये है। तो अगर कोई विदेशी कंपनी, विदेशी नागरिक भारत में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो निवेश कर रहा है, उस निवेश को हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत चर्चा में था। अब देखो यहां से इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए या न आए, लेकिन इससे संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम में आने के चांसेस है कि अभी किस राज्य सरकार ने रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है ऐसे लिखते हैं, उसकी राज्य भाषा को, उनका जो राज्य की जो लैंग्वेज है उसमें ऐसे लिखा है। तो ये लिखा है, तमिलनाडु ने ये काम किया है। तमिलनाडु के आप जानते हो मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन है। और अभी इन्होंने राज्य का बजट प्रस्तुत किया था, उसी में बजट में जो रुपये का चिन्ह होता है पहले ऐसे लिखा होता था, लेकिन इस बार उन्होंने तमिल भाषा में रुपये के चिन्ह को ऐसे लिख दिया है वहां की भाषा में। तमिलनाडु में आपको पता है डीएमके पार्टी है और एम.के. स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो वो हिंदी को पसंद नहीं करते, हिंदी के खिलाफ है। अजीब पागल आदि है। तो आपको फिर तो हिंदुस्तान में भी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं हिंद आ रहा है, तो यहां से भी बाहर निकल जाओ। अजीब लोग हैं। अब मैंने आपको बताया ये प्रश्न एग्जाम में आए ना आए, चर्चा में है इसलिए आप सबको पता होगा, लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। ये रुपया चिन्ह इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न वैसे एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि रुपये का चिन्ह ये किसने बनाया था और कब बनाया था, कब इसको शामिल किया। तो उदय कुमार याद रखना। और खास बात बता दूं, ये तमिलनाडु से ही है। और भी खास बात बता दूं, अभी जो तमिलनाडु में डीएम की सरकार है ना, तो उसी के एक पूर्व नेता थे, उन्हीं के ये बेटे हैं। बताओ, उन्हीं के घर वालों ने, आप कह सकते हो डीएम के पार्टी के घर वाले हो गए, तो डीएम के घर से ही ये रुपये का चिन्ह निकल के आया और अब उसी के नेता इसके खिलाफ हो रहे हैं। अजीब मेंटेलिटी। तभी मना कर देते, तब क्या सो रहे थे क्या? और कब अपनाया गया ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 2010 में। अगला देखते हैं अभी। अगला त्योहार से प्रश्न है, अट्टुकल पोंगल महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल में मनाया जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये अट्टुकल पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। लाखों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुंचती है और यहाँ पे जो अट्टुकल भगवती मंदिर है वहां पे इकट्ठा होती है। और वहीं पर बाहर जो परिसर है, जो रोड है, वहीं पे वो ईंटें रख करके, कढ़ाई चढ़ा करके चावल गुड़ नारियल का प्रसाद बनाती है, माता जी को चढ़ाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। ये त्योहार पूछा जा सकता है कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। लाखों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे आती है। तो आप कह सकते हो अट्टुकल पोंगल को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर बहुत फेमस है और ये चर्चा में भी रहा था, क्योंकि महिलाओं को इसमें मंदिर में जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, वहां पे पुरुष ही पुरुष जाते हैं। तो इसीलिए महिलाएं यहाँ पे आती है, महिलाओं का है ये लाखों की संख्या में, इसीलिए अट्टुकल पोंगल को महिलाओं का सबरीमाला कह दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ये तो अट्टुकल पोंगल हो गया। और इसी तरह से एक पोंगल उत्सव होता है। पोंगल उत्सव कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है और वो 4 दिनों तक चलता है। जल्लीकट्टू के बारे में आपने सुना होगा, जनवरी के समय ये आता है। ये पोंगल का ही एक हिस्सा है जल्लीकट्टू, तो वो इसी दौरान होता है। तो बताना मेरे को यही था कि ये अट्टुकल पोंगल है जो केरल में है और पोंगल तमिलनाडु में होता है। ये 4 दिनों तक चलता है, ये 10 दिनों तक चलता है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि होती है, एक पद होता है। जो भी इस पे आएगा व्यक्ति, उसको दलाई लामा कहा जाएगा। अभी जो है वर्तमान में वो 14वें नंबर के दलाई लामा है। और जो व्यक्ति को दलाई लामा कहा जाता है उनका असलियत में नाम क्या है? तेंजिन ग्यात्सो है। वे तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन रहते कहाँ पर है? भारत में रहते हैं, क्योंकि चीनी लोग उनको परेशान कर रहे थे तो भारत आ गए। भारत में भी कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। चीनी लोग नहीं, आप कह सकते हो चीन की सेना परेशान कर रही थी तो भारत आना पड़ा। और अभी शांति, अहिंसा, करुणा और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने काम किए, उसके लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया। आप पूछोगे किसने दिया? तो यूके बेस्ड एक ग्लोबल थिंक टैंक है गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल, उन्हीं ने इनको सम्मानित किया है। अच्छा, इनसे संबंधित दलाई लामा जी जो हैं, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी में आपको बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद होना चाहिए आपको। फ्रीडम इन एग्जाइल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। वैसे तो और भी कई सारी बुकें इन्होंने लिखी है और वो एग्जाम में आती भी है, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी है तो आपको ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो कि प्रधानमंत्री युवा योजना 3.0 को अभी शुरू किया किस मंत्रालय ने? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री युवा योजना की बात करें, यानी कि प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना, तो इस योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो 30 साल से जो कम के 30 साल उम्र से कम के जो युवा है, उन लेखकों को प्रशिक्षित करना ताकि वो रीडिंग, लर्निंग और बुक्स के कल्चर को बढ़ावा दे सकें। इसी के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अब इसका तीसरा चरण शुरू किया गया।
अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम में कि ये योजना वास्तव में शुरू कब की गई थी, तो याद रखना 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य सरकार ने सभी अपने नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है, तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है, योगी आदित्यनाथ। अभी इन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश ने 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है। और आप जानते ही हो उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी है वो कौन सा है, अयोध्या है। अभी यहाँ पे 6,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। और अभी इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड भी 5,000 मेगावाट क्षमता का हरित ऊर्जा गलियारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है बुंदेलखंड में भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहे, अभी चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम स्कॉट है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको दिगंतारा कंपनी ने लॉन्च किया है। ये एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है। दिगंतारा कहाँ की है, बेंगलुरु की है। और इसी ने अभी अपना पहला मिशन लॉन्च किया, उसका नाम स्कॉट रखा है। स्कॉट का फुल फॉर्म देखो, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो इसका काम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अंतरिक्ष निगरानी के लिए ये समर्पित है। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया, ट्रांसपोर्टर 12 से, जो कि स्पेस एक्स का है। और इस स्कॉट की खास बात क्या है, ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर जितने छोटे जो पिंड होते हैं, जो बॉडी पार्टिकल होते हैं, उन पर भी नजर रख सकता है। और ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, कमर्शियल मतलब जो भी व्यक्ति चाहे वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। आप पैसे दो और ये आपके लिए काम करेगा, सर्विलांस का काम करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि अभी 2024 के लिए हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, या पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। मतलब एक लाइन में बोलूं तो बेस्ट मेंस हॉकी प्लेयर चुना गया हरमनप्रीत सिंह को। और दूसरी बार इन्हें ये सम्मान मिला है। ये कौन है, मेंस हॉकी टीम के हमारे कप्तान है। इसी तरह से महिलाओं में अगर आप पूछोगे बेस्ट फीमेल प्लेयर हॉकी प्लेयर किसे चुना गया, तो सविता पूनिया को चुना गया है। तीसरी बार उनको ये सम्मान मिला। वे हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की गोलकीपर है। और देखो अभी हॉकी इंडिया ने ये जो पुरस्कार दिए हैं, इसका ये 7वां संस्करण है। इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, तो यहाँ तो मैं आपको बता नहीं सकता वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आपका अलग से तैयार कर दिया है। और उसमें ये जो सारे जो भी अवार्ड्स है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, देखो अगर आप इनको पढ़ोगे ना खुद से या कहीं और अगर पढ़ने जाते हो तो वहां पे तो क्या होता है, जो लिखा हुआ है वही आपको बोल करके रीड कर देंगे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो एक छोटा सा 12-13 मिनट का एक वीडियो मैंने तैयार किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया कि इस वीडियो में इन पुरस्कारों को याद करने का तरीका बहुत अलग है और बहुत सरल करके हमने बताया है। कई और जगह केवल रीड करके बता देते हैं कि ऐसा 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 ऐसा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सिंपल करके चीजें आपको मैं बताऊं। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, अपने वीडियो सेक्शन में जाना, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और नहीं मिले तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, जरूर देख लेना क्योंकि यहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आने वाला है। तो ऐसा ना हो कि कोई ना कोई प्रश्न आपसे मिस हो जाए। अभी अगला देखते हैं। देखो फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अभी शनि ग्रह के टोटल कितने चंद्रमा हो गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 274 हो गए हैं। अभी शनि ग्रह के, यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे सैटर्न, इसके नए टोटल 128 नए चंद्रमा, नए उपग्रह खोजे गए हैं। और इस तरह से अब टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई है, 274 हो गई है। आप पूछोगे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो वो शनि है, सैटर्न है। याद रखना 274 है। इसके बाद जुपिटर का नंबर आता है बृहस्पति, जिसके पास 95 है। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनके पास एक भी खुद का चंद्रमा कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखना वो है बुध और शुक्र। इनके पास एक भी खुद का कोई चंद्रमा नहीं है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये दोनों प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। ये बताओ शनि सैटर्न का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। और हमने कहा था कि ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो फिर सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है और किस ग्रह का है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं।
देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी मार्च में ही रायसेना डायलॉग का भी आयोजन हुआ था, कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ था? तो याद रखेंगे आप 10वां संस्करण था। रायसेना डायलॉग 10वां संस्करण अभी हुआ मार्च में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। थीम भी है काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भैया अभी भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? री इंश्योरर कंपनी। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा वैल्यूएटिक्स री इंश्योरर। ये बंगलुरु की कंपनी है। अब इसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बड़े आसान शब्दों में समझाया था मैंने आपको, याद है आपको? ऐसे समझाया था, मान लो एक कोई बीमा कंपनी है जिसका नाम ए है, तो बीमा कंपनी आपको पता है क्या करती है? लोगों का, उनकी संपत्तियों का, एसेट्स का बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। लेकिन कभी ये भी तो खतरे में पड़ सकती है। अब खतरे में ये कैसे आएगी? मान लो इसने 100 लोगों का बीमा कर दिया और कोई ऐसी आफत आ गई जैसे कोरोना आ गया, तो 100 के 100 लोग मर गए या कोई दिक्कत आ गई, इनकी संपत्ति खराब हो गई, तो इस पे तो बर्डन पड़ जाएगा ना, ये तो नुकसान में चली जाएगी। तो ये भी अपना इंश्योरेंस करा के रखती है। तो ये जिस कंपनी से मान लो ये बी कंपनी है, वो इन कंपनियों का इंश्योरेंस करती है। इन बीमा कंपनियों का इंश्योरेंस जो कंपनी, बीमा कंपनियों का इंश्योरेंस जो कंपनी करती है, उसी को पुनर्बीमा कंपनी या री इंश्योरर कंपनी कहा जाता है, जो बीमा कंपनियों का इंश्योरेंस करती है। बात समझ में आ गई ना? तो अभी ऐसी पहली कंपनी, ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी, भारत की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, कौन सी? वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस इसका नाम है। अब पहली प्राइवेट मैंने बोला, इसका मतलब आप समझ गए होंगे इस तरह की कोई सरकारी कंपनी ऑलरेडी मौजूद है जो इस तरह का काम करती है, पुनर्बीमा कंपनी है जो, वो भी मैं आपको बता दूं वो कंपनी कौन सी है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी कंपनी है जो री इंश्योरेंस का काम करती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, भारत में बीमा सेक्टर को कंट्रोल करता है कौन? जिस तरह से बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है, बीमा सेक्टर को इरडाई कंट्रोल करता है। इसके फैक्ट जरूर याद रखना। एक तो फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1999 में। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया, एग्जाम में आ गया। किस समिति की सिफारिश पे? याद रखना, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। हैदराबाद में मुख्यालय है, चेयरमैन देबाशीष पांडा है। अभी बजट में हमने देखा इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% से बढ़ा करके कितना कर दिया? 100% कर दिया। ये फैक्ट भी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भैया चाइना ने 5000 किलोमीटर की क्षमता वाला LPAR रडार ये कहां पर तैनात किया? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार में। लेपार का मतलब क्या हो गया? लार्ज फेज्ड एरे रडार। और अभी इसको चाइना ने चीन म्यांमार सीमा पर एक यूनान प्रांत है, वहां पर इसको तैनात किया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी बताई जा रही है? इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो चाइना ने तो कहा हम इसको तैनात कर रहे हैं क्योंकि हम हिंद महासागर में निगरानी रखना चाहते हैं, लेकिन इस C4 चाइना, C4C चाइना, हमें पता है ये कपटी चाइना है, ये भारत के ऊपर निगरानी रखना चाहता है। हमारी जो मिसाइल टेस्टिंग होती है, आपको पता है मिसाइल टेस्टिंग हम कहाँ से करते हैं? उड़ीसा में जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पर हम टेस्टिंग करते हैं। और इसका ये जो एंटीना है, जो रडार है, वो भी इधर ही कहीं बना हुआ है। तो ये इसी को सर्विलांस करेगा, निगरानी करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5000 किलोमीटर और यहाँ से अगर इसकी हम दूरी देखेंगे तो लगभग 2500-3000 हजार किलोमीटर की रेंज में ये आ जाता है। तो C4 कपटी चाइना, इसकी नीयत में खोट है और ये हमारे लिए खतरा भी है एक तरह से। तो भारत को जल्द से जल्द इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। देखो म्यांमार की बात कर ले, म्यांमार की बात हो रही है, तो ये रहा म्यांमार। देखो मैंने कहा था यहीं पर आपको कहीं पर ये हमारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप मिलेगा और यहीं पर कहीं इसने इसको स्थापित किया है। तो हम इसकी रेंज में आ रहे हैं। इसकी कैपिटल नेपिटो होती है। म्यांमार की यहाँ की करेंसी है। इसे गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहते हैं, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या, अभी प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? उड़िया भाषा से। तो उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, अभी निधन हो गया इनका। 2006 में पद्म भूषण और 1998 से 2003 तक साहित्य भाषा के ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी मार्च में 14वीं ADMM प्लस आतंकवाद रोधी बैठक ये कहां पर हुई, हो चुकी है ये? तो ये हुई है भारत में, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे ए का मतलब होता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो याद रखेंगे 2025 में ये जो ADMM प्लस बैठक है ये भारत में हुई। भारत ने इसको होस्ट किया नई दिल्ली में। इसका भी 14वां संस्करण हुआ और भारत के साथ इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? मलेशिया ने। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया, तो इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस बैठक में होता क्या है, आतंकवाद के उभरते खतरों से कैसे निपटा जाए, यहाँ पर इसी की चर्चा की जाती है।
ठीक है। बाकी आसियान की बात हो रही है तो आसियान की याद रखना स्थापना होती है 1967 में, जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। नया मेंबर इसका तिमोर लेस्ते बन गया 11वें नंबर का, याद रखना। भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि प्रकाश लाइट को अभी सुपर सॉलिड अवस्था, सुपर सॉलिड स्टेट में किसने भी सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया, यानी कि लाइट को सुपर सॉलिड स्टेट में कौन लेकर के आ गया, किसने ये एक्सपेरिमेंट किया? तो ऐसा किया है इटली के वैज्ञानिकों ने। अब सुपर सॉलिड स्टेट का मतलब आप समझ लो, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा स्टेट जब भी कोई पदार्थ, अगर आप कह दो कि वो सॉलिड में भी है और सेम टाइम पे वो लिक्विड की तरह भी, फ्लूइड की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो ऐसी अवस्था को ही हम सुपर सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो अभी ऐसा ही कर दिया है लाइट के साथ पहली बार। किसने कर दिया? इटली ने कर दिया, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो फिट इंडिया कार्निवल ये क्या है? ये एक फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने किया नई दिल्ली में। और ये इस बार इसका पहला संस्करण था जिसका उद्देश्य है भारत में खेल और फिटनेस को संस्कृति का हिस्सा बनाना। अब आपके लिए एक प्रश्न है, एक होमवर्क प्रश्न, कि अभी फिट इंडिया आइकॉन किसे बनाया गया है? ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। और फिट इंडिया मूवमेंट भी याद रखना, ये शुरू हुआ था 29 अगस्त 2019 में, मोदी जी ने इसको शुरू किया था। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में ये 25 वाले कहाँ पे हुए थे? ये पूछ रहे कहाँ पे हुए थे? तो ये इटली में ही हुए थे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 12वां संस्करण था, अभी इटली के टुरिन में हुआ था। मोटो था द फ्यूचर इज हियर। भारत ने टोटल 33 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, बाकी अगला नहीं है, हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्च महीने का थर्ड वीक का फर्स्ट वाला पार्ट, तो इसमें 4 दिवस हमने कंप्लीट कर लिए, 15, 16, 17, 18। और शायद मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हर वीक को मैं दो पार्ट में क्यों लेकर के आता हूँ, हर बार मैं आपको बताता हूँ। बाकी अभी इसकी क्विज अपलोड हो जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो तो देखो, आपने देख लिया, आप सारा पढ़ लिया ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। एक बार हमने थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया डिटेल में, अब होना चाहिए आपका क्या? टेस्ट। यही अपना आप हर सब्जेक्ट में करते हो, तो इसमें भी यही होना चाहिए, एक बार पढ़ लो और उसके बाद टेस्ट लगा लो। टेस्ट क्विज आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, बिल्कुल फ्री होती है। देखो ऐसे करा करो, जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है ना, वो क्लास लेने के बाद डायरेक्ट आप चाहो तो लगाओ, डायरेक्ट आप चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि उसमें लिमिटेड 10 क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपको याद रह जाते हैं। ऐसे करा करो, अगर मॉर्निंग में आप क्लास देख रहे हो तो उसके 2-3 घंटे बाद आप टेस्ट लगाया करो, उसके बीच में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिए या नहालो धोलो कुछ भी कर लो, फिर टेस्ट लगाओ। लेकिन जो मंथली होती है, जो वीकली होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप एक साथ पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो उसमें गैप लेने की जरूरत नहीं है, आप हाथों हाथ क्विज लगा लो और देखो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, अभी जो ताजा जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आ रहे हो, उन्हीं क्वेश्चन का मैं आपका टेस्ट लगा रहा हूं, तो फिर आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है, आपका माइंड किस तरह से उनको रिटेन करता है, उसकी एबिलिटी आपको चेक करनी है, और ये हो पाएगा टेस्ट लगा करके ही। और देखो कि कितने क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आपके सही गए, मुझे जरूर बताना कि क्या स्कोर आपका रहता है। और हर टेस्ट में आप खुद से कोशिश करो कि इंप्रूवमेंट आपके अंदर होना चाहिए, आपको किसी और से तुलना नहीं करनी है, आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, चाहे वो एक मार्क्स का ही, एक क्वेश्चन का ही इंप्रूवमेंट हो, वो बहुत बड़ा होता है। बाकी प्लीज सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, नहीं करा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। हमारे वीडियोस चल नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे एडवर्टाइज जरूर करें, इसे बोल करके सेंड करके, इतनी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है। बहुत दुख होता है जब वीडियोस इतनी मेहनत से बनाते हैं और चलते नहीं है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आज के लिए इतना ही, राधे राधे।